बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर्स का इंटेक आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि गट लोगों का हेल्दी नहीं है। अनहेल्दी गट मीन्स अनहेल्दी स्किन, अनहेल्दी है। सबसे पहला कारण जो कि रिपीटेड पिगमेंटेशन का है या बाल झड़ने का है, मैं समझती हूँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। स्किन ग्लो के लिए, हेयर के लिए आजकल लोग, आपको क्या लगता है क्या क्या कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए? अगर हमें अपनी स्किन हेल्दी रखनी है, अपने बालों को हेल्दी रखना है, तो आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं आपके पास एज ए पेशेंट आती है, क्या मेन कॉमन इनमें निकल के आ रहा है जो स्ट्रेस का है? एक तो अपनी डाइट का जरूर ध्यान रखें, एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज द स्लीप साइकिल। मोटापा से थायराइड बढ़ता है, थायराइड से मोटापा बढ़ता है। थायराइड डिसऑर्डर आजकल क्या होम्योपैथी और माइंडफुलनेस एक साथ में काम कर सकती है? एक साथ काम नहीं करते, ये एक्चुअली सोलमेट्स हैं। किसी भी व्यक्ति का माइंड बीमार होता है, फिर बॉडी पे सिम्टम्स आते हैं। आजकल आपके पास जो बच्चे आते हैं बेसिकली क्या प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं? कई बार पेरेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि अगर मोबाइल ना दो तो बच्चा खाना ही नहीं खा रहा है। माइग्रेन होने के पीछे जो सबसे बड़ा ट्रिगर है क्या है? वेलविथ का सी बकथॉर्न ऑयल कैप्सूल है। ये बहुत ही इफेक्टिव है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस के लिए। क्या बेहतर हेल्थ के लिए आपकी क्रेविंग भी एक अच्छा रोल प्ले करती है? हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हमेशा ग्लो करे, उसके बाल हमेशा बना रहे, उसकी उम्र ऐसी हो कि मानो हमेशा से जवान का जवान रहा हो। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे होगा? ये सब पॉसिबल होगा आपकी अच्छी जीवन शैली से, आपके अच्छे खान पान से और कुछ ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट से जिनके बारे में शायद आप बहुत कम जानते हैं। और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर वंदना गुलाटी जी, जिन्हें लगभग 19 साल से ज़्यादा का अनुभव है और प्रतिदिन लगभग 100 से ज़्यादा पेशेंट्स को कंसल्ट करती है, उनको अपॉइंटमेंट लेती है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर वंदना गुलाटी जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। आजकल जैसे कि मैंने अभी बोला कि स्किन हेयर आजकल बहुत बड़ी समस्या हो रही है, ठीक है? तो आप डॉक्टर से आप लोगों को कंसल्ट करती है, तो स्किन ग्लो के लिए, हेयर के लिए आजकल लोग, आपको क्या लगता है क्या क्या कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, और होम्योपैथी उसमें कैसे अपना रोल प्ले कर सकती है? सर अगर बात करें स्किन ग्लो की या हेयर केयर की जी, तो आजकल मुझे लगता है हर एक व्यक्ति, हर एक युवा इसके पीछे क्रेजी है। आजकल स्किन केयर की बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि 10 स्टेप कोरियन फेशियल, वेम्पायर फेशियल्स, बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है। बालों की बात करें तो केराटिन, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, एंडलेस ऑप्शंस लोगों के पास हैं। जी, बट ये सिर्फ क्विक फिक्स हैं, ये टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हैं। ये आपके बालों को, स्किन को कभी भी अंदर से एक हेल्दी रूप नहीं दे सकते। ये सिर्फ मैं रिपीट करूंगी कि ये सिर्फ एक क्विक फिक्स है, कुछ भी और नहीं है। आजकल ग्लोबल कॉस्मेटिक मार्केट $1 बिलियन का है, वुड से। राइट। द रीजन इज ओनली दिस, जब तक सर हम जड़ को पानी नहीं देंगे कभी भी पत्तियां हरी नहीं होती। राइट, राइट। तो सर इसमें होम्योपैथी एक गेम चेंजर है। होम्योपैथी इनसाइड आउट हीलिंग प्रमोट करती है। हम ऐसे केसेस में ये जानते हैं कि कारण क्या है। अगर स्किन खराब है, बाल खराब है, तो कारण क्या है मरीज में? डाइजेस्टिव इशू है, हार्मोनल इश्यूज हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस है। इन सब चीज़ों को जानकर जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो ऐसे पेशेंट्स के वाइटल फोर्स को एक्टिवेट करती हैं, अंदर से नेचुरली टॉक्सिन्स को क्लीन करती हैं, और फिर जिस तरह का ग्लो आता है या बालों में जो नेचुरल ग्लो आता है, जी, जी। उसका कोई जवाब नहीं होता। ओके। तो आजकल जो ये बार बार बाल झड़ना एक आम प्रॉब्लम हो गई है, पिगमेंटेशंस जो चेहरे पर अक्सर महिलाओं के ज़्यादा होते रहते हैं, क्या मेन कॉज है इनके पीछे जिसको लेकर के लोग अवेयर नहीं हैं? सर सबसे पहला कारण जो कि रिपीटेड पिगमेंटेशन का है या बाल झड़ने का है, मैं समझती हूँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। आजकल अगर हम लोग 10 में से 9 मरीजों की रिपोर्ट देखते हैं तो सभी के अंदर B12 की कमी पाई जाती है, विटामिन डी की कमी पाई जाती है। बहुत सारी महिलाएं आयरन, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट हैं, फेरेटिन लेवल्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो ये सबसे पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है हार्मोन्स। कहीं ना कहीं अगर हम स्पेशली फीमेल्स की बात करें तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जो बढ़ती चली जा रही है, इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स, ये बहुत एक मेजर कारण है। तीसरा कारण है स्ट्रेस, कि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिससे कि बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से
और बाकी के हार्मोनल एक्सेस डिस्टर्ब भी होते हैं, साथ ही साथ स्लीप साइकिल्स भी लोगों की डिस्टर्ब हो जाती हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। तो मैं समझती हूँ कि रिपीटेड पिगमेंटेशन और बाल झड़ने के ये 3 से 4 मुख्य कारण हैं। और लास्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अनहेल्दी गट। बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर्स का इंटेक आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि गट लोगों का हेल्दी नहीं है। और अगर आपका गट माइक्रोबायोम हेल्दी नहीं है तो अब मेडिकल साइंस भी इसको रिलेट करता है कि अनहेल्दी गट मीन्स अनहेल्दी स्किन, अनहेल्दी हेयर। आपने बोला कोर्टिसोल एक हार्मोन, यस सर। क्या करता है कोर्टिसोल? सर कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है। ये स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी रिलीज करती है। जैसे हमने स्ट्रेस लिया तो कोर्टिसोल जो है रिलीज होगा। यस सर। ओके, फिर क्या उसके साइड इफेक्ट होते हैं? सर जब कॉर्टिसोल का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता है तो वो हमारे डाइजेशन को खराब कर सकता है, हमारे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को खराब कर सकता है, हमारी स्लीप साइकिल को खराब कर सकता है, और साथ ही साथ ये हमारे स्किन और हेयर रिलेटेड इश्यूज के लिए एक बहुत मेजर कारण हो सकता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाता है। ओके। अक्सर अगर हमें अपनी स्किन को ग्लो रखना है या अपने हेयर को हमको स्ट्रॉन्ग रखना है, अच्छा रखना है, क्या क्या चीज़ हमको अपने रूटीन में अप्लाई करनी चाहिए जो ज़रूरी है? सर मैं सबसे पहले ये बिलीव करती हूँ कि राइट न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें अपनी स्किन हेल्दी रखनी है, अपने बालों को हेल्दी रखना है, तो राइट न्यूट्रिशन सबसे पहले आपकी किचन से स्टार्ट होता है। आप अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, अपने आप को हाई प्रोटीन रिच डाइट, फाइबर रिच डाइट, विटामिन रिच डाइट दें, ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड, अपने आप को स्ट्रेस से जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखें, जो कि आजकल नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हेल्दी हेयर और स्किन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम मैं लोगों को ये भी बहुत सलाह देती हूँ कि आई बिलीव इन द फैक्ट दैट लेस इज़ मोर एंड कंसिस्टेंसी। आजकल लोग सर प्रोडक्ट फटीग का शिकार हो चुके हैं। हर हफ्ते एक नया सीरम खरीद लेते हैं, हर हफ्ते एक नए शैम्पू की फैंसी बॉटल खरीद लाते हैं कि शायद उससे बाल और स्किन बहुत अच्छे हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। राइट न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट। प्लस मैं समझती हूँ स्किन के लिए CTM रूटीन, जैसे कि हम लोग कहते हैं क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और साथ में एक सनस्क्रीन जो कि बहुत ज़रूरी है। CTM क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग करिए, स्किन की टोनर अप्लाई करिए, एक अच्छा मॉइस्चराइजर रखिए। ये आपकी स्किन केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये इनफ है। और जब भी आप घर से बाहर निकलें, चाहे धूप है या नहीं है, सनस्क्रीन का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि UV रेज आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। ओके। सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर क्या होता है आजकल, बहुत सारे मिथक भी होते हैं, बहुत सारे मिथ्स ऐसे हैं। तो स्किन ग्लोइंग को लेकर के आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा लोग जिस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, क्या ऐसा मिथ है स्किन केयर को लेकर के? सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर मुझे ये लगता है, पीपल फील दैट इफ इट बर्न्स एंड इट पील्स इट्स गेटिंग बेटर। यानी कि अगर हमारी स्किन जल रही है और उसकी एक परत उतर गई, और परत उतरने के बाद लोगों को लगता है कि अरे ये तो हील हो रही है, बट ये सबसे बड़ा मिथ है। आजकल लोग बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देख के किसी भी तरह का एसिड बेस्ड प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। ओके। अब सर इसमें क्या होता है कि हमारी स्किन कुछ मिलीमीटर्स ही थिक है, जब वो बर्न करती है या पील कर जाती है तो उसकी जो मिलीमीटर, जो उसकी डेप्थ है वो कम हो जाती है। जब हमारा स्किन बैरियर ही स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा तो स्किन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और ज़्यादा पिगमेंटेशन होने लग जाता है। तो मैं समझती हूँ कि यही सबसे बड़ा मिथ है लोगों का, कि किसी भी तरह का प्रोडक्ट अपनी स्किन टाइप को जाने बिना सोशल मीडिया पर देखकर यूज़ करना। उससे पहले एक बार सलाह या कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें कि आपका स्किन टाइप क्या है और आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स सूट करेंगे, और उसी सलाह से आप ज़रूर चलें। वुमेन हेल्थ को लेकर भी आप बहुत कंसल्ट करती है महिलाओं को? यस सर। और जब स्ट्रेस, जैसे आपने बोला महिलाओं में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं आपके पास एज ए पेशेंट आती है, क्या मेन कॉमन उनमें निकल के आ रहा है जो स्ट्रेस का है, और आपकी क्या सलाह होगी कि कैसे वो चीज़ को ओवरकम कर सके? सर मैं आज की डेट में काफ़ी फीमेल्स को कंसल्टेशन देती हूँ।
मैं ये नोटिस करती हूँ कि क्लिनिक पर हर 5वीं 6ठी महिला जो आती है उसको पीसीओडी या पीसीओएस है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझती हूँ कि इसका जो कारण है वो है ईटिंग को लेके। आजकल फीमेल्स बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स, शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड्स इनमें इंडल्ज हो चुकी हैं। रात को लेट सोते हैं, स्लीप साइकिल्स डिस्टर्ब्ड हैं, बॉडी का जो क्लॉक है वो बिल्कुल स्पॉइल हो चुका है। और ऑटोमेटिकली इसकी वजह से जब इतना बिंज ईटिंग होता है सर, तो नो डाउट कहीं ना कहीं शुगर लेवल्स बॉडी में बढ़ते हैं, इंसुलिन पैनक्रियाज को ज़्यादा बनाना पड़ता है, वो ओवरीज के पास जाके कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, हाई इंसुलिन लेवल्स। तो ओवरीज भी कंफ्यूजन में फीमेल हार्मोन्स ना रिलीज करके मेल हार्मोन्स रिलीज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हिरस्यूटिज्म हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन क्वालिटी खराब हो रही है। तो सर मैं जो बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ जो हर महिला को फॉलो करना चाहिए, सबसे पहला अपने डाइट का ध्यान रखें, कार्ब्स को कंट्रोल करें, प्रोसेस्ड फूड, शुगर्स को कट करें अपने डाइट से। सेकंड इज एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी मैं स्पेशली गाइड करती हूँ कि कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी मसल्स को इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव करती है। एंड थर्ड इज सिर्कैडियन स्लीप। 10:30-11 बजे सोने की आदत डालें, सो दैट आपकी बॉडी एक रिलैक्स मोड में जा पाए। आप जितना लेट तक जगेंगे उतना आपकी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन है उसे रिलीज करती रहेगी। सो ये 3 मेजर चीज़ें हैं मुझे लगता है। मैं रिपीट करना चाहूँगी, एक तो अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखें, एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज़ द स्लीप साइकिल। इन तीनों पर हर महिला को ज़रूर काम करना चाहिए। और क्या लगता है आपको, और क्या बेसिक प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो है महिलाओं में हो रही है जिनके बारे में अवेयर होना चाहिए? इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है? सर कुछ भी हो सकता है। हाँ, मैं सर सबसे ज़्यादा नो डाउट आपने जैसे पहले भी पूछा, सबसे ज़्यादा स्किन और हेयर से रिलेटेड परेशान हो कई महिलाएं आती हैं। सेकंड इज पीसीओडी, पीसीओएस विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। थर्ड इज थायराइड डिसऑर्डर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल। 90% फीमेल्स की यही कंप्लेंट है, हम खा नहीं रहे, मोटे होते जा रहे हैं। जो थायराइड है ये जो गले में होता है वही ना? जी सर। तो गले से फिर वो पूरा उससे मोटापा बढ़ता है। जी सर। मोटापा से थायराइड बढ़ता है, थायराइड से मोटापा बढ़ता है? सर ये एक विशियस सर्कल है एक्चुअली। बेसिकली क्या है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी बॉडी का एक इंजन है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आप ये समझिए कि ये इंजन धीरे काम कर रहा है, स्लो काम कर रहा है। तो जब इंजन ही काम नहीं कर रहा तो बाकी के बॉडी ऑर्गन्स ठीक ढंग से काम कर ही नहीं पाते। इस वजह से महिलाएं ये नॉर्मली कंप्लेन करती हैं कि इतना तो हम खा भी नहीं रहे बट मोटे होते जा रहे हैं। सेकेंडली पूरा दिन थकी रहती हैं, जिसे कि हम क्रॉनिक फटीग भी कहते हैं। बाल झड़ते हैं, स्किन ड्राई हो गई, पील हो रही है स्किन। और जो सबसे ज्यादा मेजर इम्पैक्ट आता है वो आता है उनकी पीरियड्स के ऊपर और उनकी फर्टिलिटी के ऊपर। तो ये मैं महिलाओं से हमेशा गुजारिश करती हूँ कि अगर आपके रिपोर्ट में TSH लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसे एक नॉर्मल रिपोर्ट की हाँ थोड़ा बढ़ गया समझ के कभी भी इग्नोर मत करिए। TSH क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जब बढ़ता है तभी इसी कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। कैसी महिलाओं को TSH मतलब कराना चाहिए? अगर कोई महिला है वो ये पॉडकास्ट देख रही है तो उसके क्या सिम्टम्स है जिसको उसको ये इंडिकेशन हो जाए कि अब उसको TSH वाला टेस्ट कराना चाहिए? सर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई वुड से 90% ऑफ द हाइपोथायरॉइड केसेस में मैं ये देखती हूँ कि महिलाओं को वेट गेन की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है। सेकेंडली उनके बाल बहुत झड़ते हैं। थर्ड, उन्हें पीरियड्स से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, पीरियड्स डिले होना, ब्लीडिंग कम होना, कुछ केसेस में हेवी ब्लीडिंग भी होती है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है। और महिलाएं अच्छा खाते हुए भी या मल्टीविटामिन लेते हुए भी ये कंप्लेन करती हैं कि हमें पूरा दिन थकावट रहती है, हमारी ये थकावट जाती ही नहीं। तो अगर ऐसी कोई भी महिला है जो ये सिम्टम्स से जूझ रही हैं, उन्हें अपना थायराइड प्रोफाइल ज़रूर कराना चाहिए। इस तरह के जो थायराइड से रिलेटेड जो भी मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट्स होते हैं ऐसे लेने चाहिए? सर थायराइड से रिलेटेड मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट सिर्फ तभी लें, अपने डॉक्टर की सलाह से लें। पहले आप अपना थायराइड प्रोफाइल कराएं, अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर्स डेफिनेटली आपको अप्रोप्रिएट मल्टीविटामिन और विटामिन डी या कैल्शियम जो भी ज़रूरत होती है उसके ऊपर ज़रूर डालते हैं। ओके, आप एक होम्योपैथी डॉक्टर है। कुछ लोग होम्योपैथी को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइंस नहीं मानते,
मेडिकल साइंस से थोड़ा सा उसको दूर रखते हैं। क्या होम्योपैथी और माइंडफुलनेस एक साथ में काम कर सकती है? सर अगर मैं बात करूं होम्योपैथी और माइंडफुलनेस पे, तो ये एक साथ काम नहीं करते, ये एक्चुअली सोलमेट्स हैं। एक्चुअली होम्योपैथी 200 साल पुरानी एक पैथी है, और होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो ये मानती है कि माइंड और बॉडी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। होम्योपैथी ही है जो ये कहती है कि पहले किसी भी व्यक्ति का माइंड बीमार होता है, फिर बॉडी पे सिम्टम्स आते हैं। साथ ही साथ सर माइंडफुलनेस मुझे लगता है आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे जीते हैं। इससे आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसे कि हम फाइट एंड फ्लाइट मोड भी कहते हैं, जो कभी भी एक्टिव हो जाता है स्ट्रेस में, जब आप माइंडफुल होते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है। अब जब आप माइंडफुल हैं, साथ में आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आप के बॉडी के लिए बहुत यूजफुल साबित होता है। वो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। तो डेफिनेटली होम्योपैथी और माइंडफुलनेस बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, और ये सोलमेट्स हैं, इन्हें कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। होम्योपैथी में माइंड और मेंटल सिम्टम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। तो मतलब किसी को जब आप कंसल्ट करती है, उसको मेडिसिन आप देती है, तो उसके माइंडफुलनेस, उसके इमोशन का भी ध्यान रखा जाता है? बहुत ज़रूरी है सर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मान लीजिए मेरे पास 2 महिलाएं आई, पीसीओडी से ग्रस्त हैं। एक महिला है जो बहुत दुखी है, वो सैड है, वो रो रही है, उसको बहुत इमोशनल ओवरवेलमिंग है। एक महिला है जिसे पीसीओडी है बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर दोनों की पैथोलॉजी तो सेम है, दोनों को है तो पीसीओडी, बट दोनों का माइंडसेट अलग है, और यहीं पे ही हमारी मेडिसिन अलग हो जाएगी सर। अच्छा, यहाँ पर अगर एक महिला है जो नॉर्मल है, उसे हम अलग तरह से ट्रीट करेंगे, और एक ऐसी महिला जो ओवरवेलमिंग फील कर रही है, जो ओवरवेल्म्ड फील कर रही है, जिसमें वीपिंग टेंडेंसी है या जिसे बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी है, उसे हम एक अलग तरह से मेडिसिन देंगे। अगर कोई भी 5 केस पिगमेंटेशन के आ गए तो हम हर किसी को एक तरह का क्रीम नहीं देंगे सर लगाने के लिए। हम जानेंगे कि उसके पीछे उसके इमोशंस क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, उसके हिसाब से होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि होम्योपैथी वाले डॉक्टर्स जो होते हैं हिस्ट्री पे बड़ा ध्यान देते हैं। यस सर, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस टेकिंग इन होम्योपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हम लोग बहुत ही डीप केस टेकिंग करते हैं, तब हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे पहुंच पाते हैं। अच्छा, तो ऐसे तो आप जब किसी एक इंसान को कंसल्ट कर रही है, कम से कम आधा घंटा तो आप ले लेते होंगे उसमें आराम से। बिल्कुल सर, स्पेशली एट द फर्स्ट विजिट नॉर्मली 30 to 40 मिनट्स हमें एक पेशेंट को देने पड़ते हैं, स्पेशली अगर मरीज क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि अगेन पीसीओडी, पीसीओएस, हाइपोथायरॉइडिज्म, आर्थराइटिस, किसी भी इस तरह की बीमारी से जूझ रहा है, तो हमें उसे समय ज़रूर देना पड़ता है। एक बात और बताइए मैम, जैसे कि हम अक्सर एलोपैथिक में सुनते हैं कि भाई ये ऑर्थो वाला डॉक्टर है, ये कैंसर स्पेशलिस्ट है, ये पेट का है, ये लंग्स का है, ये बच्चे का है, ये वुमेंस जो गाइनो होती है। होम्योपैथी में भी इस तरीके से ब्रांचेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है? सर बहुत सारे लोग इस बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी ही बात करूं तो मेरे पास ज़्यादातर महिलाएं या बच्चे रहते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अब अपने आप को स्पेसिफिक डिजीज़ेस के लिए स्पेशलाइज किया है, और वहाँ पर होम्योपैथी के सिद्धांत वही रहते हैं, बट हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस देख रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ऐसा है। आजकल होम्योपैथी में कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, आजकल होम्योपैथी में ऑटिज्म स्पेशलिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, तो किडनी स्पेशलिस्ट हैं। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, बट होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। कोई भी डॉक्टर उन्हें लांग कर होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं करता। ओके, आपने बोला कि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, बच्चों को भी देखती है। क्या लगता है आपको आजकल जिस तरीके से स्क्रीन टाइमिंग बच्चों में भी बढ़ रहा है, ठीक है, खाने पीने का आपको पता है फॉर्मूले मिल्क ज़्यादा आज का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और कुछ भी उसमें धड़ल्ले से मतलब मिलाया जा रहा है, बच्चे को खिलाया जा रहा है, परवरिश उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होनी चाहिए। अर्बन जो क्षेत्र है हमारे, उनमें माँ बाप बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं, सूरज उनको नहीं मिल पाता है, एक अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है। क्या लगता है आपको कि आजकल आपके पास जो बच्चे आते हैं बेसिकली क्या प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं फिलहाल? सर आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों पर आज प्रकाश डाला है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से हर पेरेंट से ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों के डाइट पर ध्यान दीजिए, उनके स्क्रीन टाइमिंग पर ध्यान दीजिए, उनकी स्लीप साइकिल पर ध्यान दीजिए। दोनों में से कोई एक पेरेंट बच्चे को समय ज़रूर दें, उन्हें बाहर
गेम्स खिलाने के लिए इवनिंग में ज़रूर ले जाया जाए, उन्हें प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के अभाव में हम देखते हैं कि बच्चे आजकल हाइपर एक्टिव हो गए हैं, इरिटेबल हो गए हैं, बहुत जल्दी से गुस्सा करते हैं, स्क्रीन टाइमिंग इतना ज़्यादा बढ़ गया है। कोई मतलब कई बार पेरेंट्स आते हैं जो ये कहते हैं कि अगर मोबाइल ना दो तो बच्चा खाना ही नहीं खा रहा है। तो ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। मेरा बेटा है 1 साल का हुआ जस्ट अभी, और वो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनता भी है, एक्ट भी करता है, रिएक्ट भी करता है, बट जब तक कार्टून नहीं चलेगा वो खाएगा नहीं, चलाओ खा जाएगा, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, पानी वानी पी लेता है, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये कितना खतरनाक हो सकता है एक बच्चे के लिए जिसकी ज़िंदगी अभी जस्ट शुरू हुई है, 1 साल ही उसने लांगा है, क्या आगे जाके उसको ऐसे इम्पैक्ट हो सकते हैं जो उसकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकते हैं? सर लाइफ थ्रेटनिंग तो मैं नहीं कहूँगी कि किसी भी तरह का लाइफ थ्रेटनिंग इम्पैक्ट रहता है, बट हाँ, बच्चों का जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। अब एक बच्चा है जिसको टीवी देखकर खाने की आदत हो गई है, अगर आप टीवी बंद करते हैं तो वो शायद प्रॉपरली खा नहीं रहा, जबकि ये कहा जाता है कि जब आप भोजन कर रहे हैं तो आपका टीवी बंद होना चाहिए, आपका माइंड और बॉडी उस फूड प्लेट के प्रति पूरा समर्पित होना चाहिए, आप थैंकफुल होने चाहिए कि आप खा रहे हैं, आपका माइंड बॉडी सोल उसे एक्सेप्ट करे। बट होता क्या है, हमारा जो माइंड है वो डिवाइडेड है, हम टीवी देख रहे हैं तो हम फूड की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्टून में बिजी हो गए तो च्यू प्रॉपरली नहीं करते, खाने को ऐसे ही स्वलो कर लेते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, इरिटेबिलिटीज आ रही हैं, हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं बच्चे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर पेरेंट्स ध्यान दें। क्या कोई ऐसे टिप्स एंड ट्रिप्स है जिससे कि अब बच्चा तो लग गया, उसको तो हो गया कि जब तक ये नहीं होगा वो खाएगा नहीं, कैसे बच्चों को दूर किया जाए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो हमको पता है क्या है, सर जैसे कि आपने बताया आपका बच्चा 1 साल का है, अगर अभी उन्हें कार्टून देखकर खाना खाने की आदत है तो आप धीरे धीरे उन्हें इस चीज़ से हटा सकते हैं इन अ वे कि आप बिल्कुल ज़मीन पर एक मतलब क्लीन शीट बिछाएं, उनका खाने का प्लेट उनके सामने रखें, उन्हें अपने आप से खाने दें जितना वो खाते हैं, टीवी नहीं चलाएं। आप कुछ दिनों के लिए ये इग्नोर करें कि वो अपने हाथ से कितना खा पा रहे हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखें। इवेंचुअली जिस तरह से टीवी देखकर खाने की आदत बनी थी, धीरे धीरे ऐसी आदत भी डेफिनेटली बन जाएगी जिसमें कि वो बिना टीवी देखे भी खाने को एक्सेप्ट करेंगे। ओके। आजकल क्या होता है लोगों में, और ये आम सोसाइटी की बात है कि कुछ भी थोड़ा सा कुछ पेन हुआ, सर में हुआ, कहीं पे भी कोई पेन हुआ, फटाक से पेन किलर लिया और आराम मिल गया और वो खुश है कि हाँ मैं ठीक हो गया। ये जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहती है? ये कितना खतरनाक हो सकता है आजकल के माहौल में, जिस तरीके से अब हर चीज़ में तो मिलावट है, आप कुछ भी खाइए, दूध से लेके पनीर से लेके आपकी सब्जियों से लेके सब कुछ तो आप केमिकल्स ही ले रहे हैं। बट ये पेन किलर धड़ल्ले से खा लेना हमारे सेहत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये प्राउडली बता रहे होते हैं कि हमें माइग्रेन हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ, हमने फट से एक पेन किलर उठाया और खाया। और मैं अपनी ओपीडीज़ में देखती हूँ कि कम से कम ऐसे मुझे लगता है एक दिन में 4 से 5 मरीज आते हैं जो ये बताते हैं कि हमने इस हफ्ते में 5 नेक्सटॉम टैबलेट है वो खा लिया क्योंकि माइग्रेन हो रहा था, या हमने ये टैबलेट खा लिया क्योंकि हमें जोड़ों में दर्द था। तो सर इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि पेन किलर्स दे आर वेरी वेरी डेंजरस। ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इन्हें बिना किसी रीज़न, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी बिना रीज़न से खा रहे हैं, बट इतनी स्पीडीली खाते जाएंगे तो ये आपकी किडनीज को लॉन्ग रन में डैमेज कर सकता है, आपके लिवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, और इससे ज़्यादा आपके पेट की लाइनिंग के लिए, स्टमक लाइनिंग के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये गैस्ट्रिक अल्सर्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो हो सके आप अपने आसपास किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथ के टच में आएँ, एंड आई अश्योर यू विद अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपके नंबर ऑफ पेन किलर्स इवेंचुअली कम होते चले जाएंगे। और बहुत ऐसा भी नहीं है, मतलब अब जैसे लोगों को ये मिथ है कि बहुत स्लो काम करती है, तो ऐसा नहीं है।
कि आपको सालों होम्योपैथी खाना पड़ेगा तब जाके आपका माइग्रेन ठीक होगा, ऐसा नहीं है। विद इन फ्यू वीक्स आप ये चेंजेस देख पाएंगे कि आपके नंबर ऑफ पेन किलर्स डेफिनेटली कम हो गए हैं, आपके पेन्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ गया है। आपने माइग्रेन की बात की है, माइग्रेन के थोड़ा सा माइग्रेन होता है तो लोग ले लेते हैं। माइग्रेन होने के पीछे जो सबसे बड़ा ट्रिगर है क्या है, क्यों होता है? सर माइग्रेन एक्चुअली अगर मैं बताऊं कि ये एक सीवियर टाइप ऑफ हेडेक है, और इसके पीछे बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। अच्छा सॉरी, ये माइग्रेन का पेन और नॉर्मल हेडेक का पेन दोनों अलग अलग होते हैं? यस सर। अच्छा थोड़ा बताइए प्लीज। सर नॉर्मल हेडेक है कि आपको बैठे बिठाए कभी वंस इन अ ब्लू मून सर दर्द हो गया, रेगुलर में कुछ नहीं है। माइग्रेन अटैक्स यूजुअली रेगुलर होते हैं। जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं उन्हें कई बारी हफ्ते में 2 से 3 अटैक्स होते हैं। अच्छा। कई बारी 15 दिन में 1 बार या 2 बार हो रहे होते हैं। तो वो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस होते हैं। और माइग्रेन के केसेस में 90% कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं जो कि मरीजों को पता होते हैं कि इसकी वजह से हमारा माइग्रेन छिड़ा। और नॉर्मली माइग्रेन में ऑरा होता है, यानी कि मरीज को पहले से लगभग पता चल जाता है कि मुझे अब माइग्रेन का अटैक होने वाला है। जब माइग्रेन में पेशेंट होता है तो उसको लाइट अच्छी नहीं लगती, साउंड अच्छा नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द केसेस में नॉजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग भी आती है। तो आप माइग्रेन को सीवियर हेडेक की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। इसके बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। सबसे पहला डाइट ही है सर। बहुत सारे लोग हैं जिनको कैफीन लेने से, एक्सेसिव टी कॉफी ले लिया तो माइग्रेन हो गया, अजीनोमोटो वाला खाना ले लिया तो माइग्रेन हो गया, फैटी फूड ले लिया तो माइग्रेन हो गया। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो है हार्मोन्स, स्पेशली ईस्ट्रोजन का उतार चढ़ाव जब महिलाओं में होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, तो माइग्रेन के अटैक्स बहुत कॉमन देखे जाते हैं। तीसरा है सर डिस्टर्ब्ड गट। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, ब्लोटिंग रहती है, गैस रहती है, आपका गट माइक्रोबायोम खराब है, तो ये माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। चौथा सर बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसरी ओवरलोड। कई लोग हैं जिन्हें माइग्रेन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो धूप में गए, यूवी ओवरलोड हो गया, बहुत तेज साउंड में गए तब तो माइग्रेन का अटैक आ गया, बहुत स्ट्रांग परफ्यूम लगा लिया तो आ गया। तो माइग्रेन के डिफरेंट ट्रिगर्स हैं। और हम लोग हमेशा माइग्रेन के जब पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें ये सलाह देते हैं कि आप एक माइग्रेन जर्नल बनाइए। आपको जब भी कभी माइग्रेन का अटैक आया तो आप लिखिए कि आपने उससे पहले क्या खाया था, आप कहीं बाहर गए थे, आप सनलाइट में एक्सपोज हुए थे, आपकी नींद पूरी नहीं हुई थी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइग्रेन ट्रिगर है। भूख लगने पर टाइम पर खाना ना खाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइग्रेन ट्रिगर है। तो माइग्रेन जर्नल बनाने से माइग्रेन के मरीजों को बहुत आराम मिलता है। वो फिगर आउट कर पाते हैं कि हाँ ये हमारा ट्रिगर है और ये गलती हमें नहीं करनी है। ओके। अक्सर क्या होता है कि होम्योपैथी को लेकर के मैंने कभी ऑर्थो जो होता है, जो हड्डियों का दर्द होता है, जॉइंट्स पेन जो होता है, या फिर बॉडी पेन जो पूरा का पूरा होता है, तो क्या होम्योपैथी आपके जॉइंट्स पेन या हड्डियों की जो बीमारियां होती है या बॉडी पेन पूरा का पूरा जो बॉडी है वो पेन करता है उसमें लेके भी काम करता है? क्योंकि मैंने आज तक मैंने बहुत, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है अभी तक तो नहीं, होम्योपैथी मैंने कोई हड्डियों का डॉक्टर नहीं देखा कि हड्डियों की बीमारियों को मतलब ट्रीट करता हो। सर हमारे पास एंडलेस केसेस आते हैं आर्थराइटिस के, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, और होम्योपैथी बहुत ही अच्छे तरह से इसमें काम करता है। सर अगर मैं यहाँ पे एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन की बात करूँ और जॉइंट्स के केसेस की बात करूँ तो वो अल्टीमेटली सर्जरी या लाइफ टाइम पेन किलर्स पे सरेंडर कर देते हैं। यहाँ होम्योपैथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाती है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जो आपके जॉइंट्स के कार्टिलेज के फर्दर डैमेज को रोकती है, आपके जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड है उसे मेंटेन करने में मदद करती है, जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है जैसे कि पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, उसे कम करती है। और ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं सर जो हिल नहीं पा रहे होते हैं, उन्हें मोबिलिटी भी प्रदान करती है, यानी कि वो हिलना डुलना चलना भी शुरू करते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक मेडिसिन। तो सर आप पेन किलर लेते जाएंगे तो आपका, मैं रिपीट करूंगी, किडनी पे डैमेज, लिवर पे डैमेज, स्टमक लाइनिंग पे डैमेज, इन सब से बचाते हुए हम मरीज को मोबिलिटी प्रदान करते हैं। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है इस पे। आजकल मैम वाटर भी आप मतलब कई तरह के हो गए, या डिटॉक्स वाटर है, ये ब्लैक वाटर है,
ये वाला पानी है, वो वाला पानी है, क्योंकि जब लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से ज़्यादा एंगेज रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। और डिटॉक्स वाटर के बारे में अक्सर बहुत ज़्यादा लोग उस पर तवज्जो भी देते हैं, आपकी ये पीजिए, आपका वेट कम हो जाएगा, आपको शुगर कंट्रोल आपका हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल डिजीज़ है उससे कम हो जाएगी। एज ए होम्योपैथी डॉक्टर आप इसके बारे में क्या कहना चाहती है? क्या डिटॉक्स वाटर जो है वो सच में काम करता है या फिर एक ट्रेंड ही बन के रह गया वो? सर एक फैंसी कांच की बोतल ले लीजिए, हाँ। उसमें पानी भर लीजिए, हाँ। कुछ स्लाइसेस क्यूकम्बर के डाल जी, लीजिए, जी। लेमन के डाल लीजिए, जी। मिंट के डाल लीजिए, जी। क्या होगा उससे? क्या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स रिवर्स हो सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ पानी को थोड़ा टेस्टी बना देता है कि ठीक है, अगर आप 2 ग्लास पानी पीते थे तो शायद आप 4 पी लेंगे क्योंकि पानी अच्छा लग रहा है हाइड्रेट पीते रहेंगे हुए, आप। तो आप सिर्फ हाइड्रेटेड रहते हैं। हाँ। सर मैं समझती हूँ कि हमारी बॉडी में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट नेचुरल डिटॉक्सिफायर्स हैं, वो है आपका लिवर और आपकी किडनी। अब अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स को कम करें, रिफाइंड शुगर्स को कम करें, अल्कोहल का इंटेक कम करें, मैदे का इंटेक कम करें, तो ये 2 ऑर्गन इतने पावरफुल हैं कि आपको किसी भी डिटॉक्स वाटर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल पानी भी पीते हैं और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखते हैं तो किसी स्पेसिफिक तरह का पानी, ब्लैक वाटर या ये डिटॉक्स वाटर पीने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका लिवर और किडनीज इतने सक्षम हैं कि आपकी बॉडी को कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। आपके हाथ में है, आप अपने डाइट को मैनेज करिए उस हिसाब से। अच्छा, वाटर के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा एक वो भी है, मतलब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे क्या बोलते हैं कि आप इतना पानी तो आप पीजिए ही पीजिए। इतना पानी अगर आपने नहीं पिया, आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं हुई तो आपके ऑर्गन अच्छे से काम नहीं करेंगे, वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, तो आप भी जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। बहुत सारे इस तरह के मिथ्स है, ये फैक्ट है, पता नहीं, आप अच्छे से बता पाएंगे। कितना पानी पीना चाहिए एक दिन में एक यंग इंसान को, चाहे फीमेल या मेल दोनों? सर एक यंगस्टर को अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अब बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या बहुत सारे लोग हैं जो ये बताते रहते हैं कि 4 लीटर पानी पीजिए, हाँ। 5 लीटर पानी पीजिए। जी। सर ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। आपकी बॉडी को 10 से 12 ग्लास मैक्सिमम पर डे पानी की इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना एक्सेसिव वाटर लेंगे तो आपकी किडनीज पर ओवरलोड हो जाता है, वो कितना काम करेंगी, पूरा दिन वो इसी प्रोसेस में लगी रहेंगी। तो 10 से 12 ग्लास पानी किसी भी एक एडल्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत आइडियली किसी को भी नहीं है। वो इनफ रहता है फॉर यू टू हाइड्रेट योरसेल्फ। आपकी स्किन के लिए जितना हाइड्रेशन ज़रूरी है, आपकी बॉडी के लिए जितना ज़रूरी है, 10 से 12 ग्लास में पूरा हो जाता है। आजकल बहुत सारे डाइटिशियंस हैं, मैंने पॉडकास्ट भी किया बहुत, वो बहुत सुबह सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। आप इसको मानते हैं? बिल्कुल पीना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ओके। सेकंड, वो क्या बोलते हैं कि आपको जैसे सौंफ का पानी पीना चाहिए, आपको जीरे का पानी पीना चाहिए, आपको धनिया का पानी पीना चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं। इस तरह के वाटर्स को सुबह सुबह कंज्यूम करना एक हेल्दी हो सकता है या फिर ये भी एक ट्रेंड है? सर अगर मैं बात करूं कुछ स्पेसिफिक डिटॉक्स वाटर्स के बारे में, जैसे कि आपने बोला सौंफ का पानी, कई लोग जीरा वाटर लेते हैं, कई लोग धनिया वाटर लेते हैं, तो नो डाउट इनके कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। अगर हम इन हर्ब्स की बात करें तो इनके कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सौंफ का पानी हमें गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग से आराम दिलाता है। अच्छा। अगर हम धनिया का पानी लेते हैं तो वो हमारे थायराइड हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। अगर हम मेथी दाना वाला पानी लेते हैं तो वो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, डायबिटिक्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के पानी को मॉर्निंग में कंज्यूम करना कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप इसको लेते हैं तो डेफिनेटली वो आपको कुछ लेवल पर हेल्प करेगा, पर आपके किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को आपकी मेहनत किए बिना, आपके डाइट कंट्रोल किए बिना रिवर्स नहीं कर सकता। तो ये डेफिनेटली आपके हाथ में है, बट इस तरह के डिटॉक्स वाटर कुछ एक्सटेंड तक ज़रूर हेल्प करते हैं। सर मैम, महिलाओं को लेकर के जब आप कंसल्ट करती है तो आजकल महिलाओं में, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, कि मोटापा जो है, थायराइड जो है, डायबिटीज़ जो है, ये बहुत सारी ये तीनों की तीनों बीमारियां एक ही इंसान के शरीर में रहती है, ठीक है। आपको क्या लगता है महिलाएं ऐसी क्या गलतियां कर रही है जिनसे कि ये तीनों की तीनों बीमारियां उनके पास आती है? उनको क्या आगे करना चाहिए जिससे कि उनको कंट्रोल किया जा सके? सर अगर मैं बात करूं मोटापे की, थायराइड की और डायबिटीज़ की, तो ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है आजकल, और इसके पीछे जो कारण है वो मैं समझती हूँ द डेथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्लॉक। यानी कि हमारी जो बॉडी की क्लॉक है उसको आजकल की जनरेशन ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। रात भर जगे रहते हैं, बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, और आज की डेट में हम ये कहते हैं सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। यस। बैठे रहेंगे तो आप
लगभग एक स्मोकर की तरह ही अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। फिर जब मन किया कुछ भी स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किया, खा लिया। प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर्स इतने ज़्यादा बॉडी में जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनका एंडोक्राइन सिस्टम इतना डेलिकेट है कि इस तरह का लाइफस्टाइल उनके थायराइड और उनकी ओवेरियन हेल्थ को इमीडिएटली इम्पैक्ट करता है। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें बहुत सारे सिम्टम्स जैसे कि मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज, इनफर्टिलिटी, मोटापा, ये सब आता चला जाता है। जी जी। क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इतना खराब है। जी जी। तो यहाँ मैं महिलाओं को इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये सलाह देना चाहती हूँ कि अपने लाइफस्टाइल पे काम कीजिए, अपने कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को कम कीजिए, साथ में आप नेचुरल सप्लीमेंट्स जैसे वेलविट का फेमवेल पल्प है जिसमें कि सी बकथॉर्न है, अशोका है, फेन्यूग्रीक सीड्स हैं, शतावरी है, इन्हें ज़रूर अपने लिए यूज़ कीजिए एटलीस्ट 3 मंथ्स तक। इसको रेगुलरली कंज्यूम करिए। इसमें जो सी बकथॉर्न है वो ओमेगा 3, 6, 9 एंड 7 फैटी एसिड्स में रिच है। अशोका अशोका जो आपके मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वेलविट का जो फेमवेल सिरप है ये आपके PMS के सिम्टम्स को कम करता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलराइज करता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें इतने इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके हार्मोन्स के फ्लो को नेचुरली अंदर से इम्प्रूव करते हैं। तो मैं हर महिला को कहना चाहूँगी कि इस नेचुरल सप्लीमेंट को कम से कम 3 महीने ज़रूर कंज्यूम करिए। ओके। ऐसे ही एक बीमारी और है जो अक्सर इंसान का जो है पीछा नहीं छोड़ती है, वो है हाई बीपी। ठीक है, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है हर किसी को आ रही है। उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? क्यों महिलाओं को, या आपको भी देखने को मिलता होगा कि सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में बहुत सारी ऐसी खबरें आती है, सर्कुलेट होती है कि जो है 5 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया है, ठीक है मैम, 40 साल के इंसान को आ गया, 25 साल के इंसान को जो भी जवानी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी उसको हार्ट अटैक आ गया। आपको क्या लगता है ये हार्ट की प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, लो बीपी, ये प्रॉब्लम्स क्यों इतना उभर के आ रही है? सर मैं समझती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल साइलेंट किलर्स हैं। कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बॉडी कुछ लक्षण नहीं दिखाती है, इसीलिए आर्टरीज जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं जहाँ से हमारा ब्लड फ्लो होता है, वो धीरे धीरे नैरो होती चली जाती है। और इसके पीछे भी जो कारण है वो डाइट और लाइफस्टाइल ही है कि आजकल गलत खाना, प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड शुगर्स, बहुत फैटी खाना खाना और साथ ही साथ नो मूवमेंट, बैठे रहना पूरा दिन। तो ये कारण हैं जो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए केसेस जो हैं हाई ब्लड प्रेशर के या कोलेस्ट्रॉल के, उनके पीछे का एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ये यंगस्टर्स को भी सलाह देना चाहती हूँ कि 2 से 3 चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए। सबसे पहला, आप अपने डाइट में कार्ब्स को कम कीजिए, चीनी कम कीजिए, फैटी मील्स कम कीजिए। 45 मिनट्स का एक रूटीन बनाइए जिसमें कि आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करें ताकि एक बारी के लिए बॉडी से पसीना छूट जाए। वो आपकी आर्टरीज की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। किचन से बैड फैट्स जैसे कि रिफाइंड ऑयल हो गया, डालडा हो गया, उन्हें बाहर निकालिए। अपने डाइट में हाई प्रोटीन रिच, हाई फाइबर रिच चीज़ों को इंक्लूड करिए। और साथ ही साथ मेरी सलाह है कि आर्टरीज को अंदर से हील करने के लिए हमें कार्डियोवेस्कुलर न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे कि वेलविट का सी बकथॉर्न ऑयल कैप्सूल है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल के केसेस के लिए। ये बेसिकली हमारी आर्टरीज की जो अंदर की लाइनिंग है जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, ये उसे हील करता है। LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करता है, हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और हार्ट को एक प्रोटेक्शन देता है। तो मैं सभी हाई बीपी या हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट से ये गुजारिश करती हूँ कि वो वेलविट सी बकथॉर्न ऑयल कैप्सूल मिनिमम 3 मंथ्स अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ओके। बेहतर हेल्थ के लिए आपकी नींद, आपकी क्रेविंग या बॉडी क्लॉक जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, कितना ज़रूरी हो जाता है? नींद तो आपने बता दी है, लेकिन क्रेविंग के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्या बेहतर हेल्थ के लिए आपकी क्रेविंग भी एक अच्छा रोल प्ले करती है?
सर अगर मैं बात करूं बॉडी क्लॉक, क्रेविंग और एक आपने क्या बोला? एक मैंने बोला नींद, नींद। स्लीप। हाँ। तो सर ये तीनों एक ट्रायंगल की तरह कनेक्टेड हैं। अच्छा। अब मैं रिपीट करूंगी। आप आज रात को 2 बजे तक जगे रहे, हाँ। तो उसमें क्या हुआ, हमारी बॉडी को ये तो नहीं पता कि हम क्यों जग रहे हैं। बॉडी एक शॉक वाले मोड में आती है। जब वो शॉक वाले मोड में आती है, बॉडी को लगता है कि 2 बजे तक इस इंसान ने नींद नहीं ली है, लगता है कोई इमरजेंसी है। इमरजेंसी के केस में हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, उसे रिलीज करना स्टार्ट करती है। जब कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में बढ़ता है तो हमारे ब्रेन को किक एनर्जी चाहिए होती है उस टाइम। इसी वजह से रात के 1 या 2 बजे हमें मीठा खाने की क्रेविंग, हमें पैकेट वो चिप्स खाने की क्रेविंग होती है। कभी आपने सुना है कि सर 2 बजे किसी को उबला हुआ लौकी खाने की क्रेविंग हो रही है? नहीं तो होती। ये बेसिकली बढ़े हुए कॉर्टिसोल लेवल की वजह से है। जी। और इसीलिए ही नींद प्रॉपर लेना, अपने बॉडी क्लॉक को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी। इसी वजह से मैं ये रिपीट करूंगी, ये तीनों एक ट्रायंगल की तरह कनेक्टेड हैं। क्रेविंग्स सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्प्रॉपर स्लीप की वजह से होती हैं। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो जो आपके भूख को कंट्रोल करने वाले 2 हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन, उनका भी इम्बैलेंस बॉडी में बढ़ता चला जाता है। तो अगेन ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का रूट है। ओके, तो अगर क्रेविंग है तो ये 2-3 चीज़ें और आपके साथ में जुड़ जाएगी। बिल्कुल सर, अगर आप रात भर जग रहे हैं और क्रेविंग्स हो रही हैं, तो वो क्रेविंग्स इसीलिए हो रही हैं क्योंकि आपकी बॉडी को जिस समय पर सोना चाहिए था उस टाइम पर सोई नहीं। आपकी बॉडी ने उसको एज एन इमरजेंसी ट्रीट करके कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज किया। आपके ब्रेन को उस टाइम पर एनर्जी चाहिए थी उससे लड़ने के लिए, तो आपने मीठा खाया, आपने चिप्स खाए, आपने रिफाइंड कार्ब्स खाए और आपने अपनी बॉडी के सिस्टम को खराब किया। और साथ ही साथ जो भूख कंट्रोल करने वाले 2 हार्मोन्स थे, ग्रेलिन और लेप्टिन, उसका भी आपने बैलेंस खराब कर दिया। तो ऑटोमेटिकली आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, आप डायबिटीज की तरफ जाते हैं और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की तरफ जाते हैं। ओके, लाइफस्टाइल और डायबिटीज़। क्या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए या ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल से ज़्यादा दवाइयों पर फोकस होना चाहिए? सर मैं समझती हूँ अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो लाइफस्टाइल ठीक करना दवाइयों से 10 गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी मरीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस से जूझ रहा है तो लाइफस्टाइल को ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी है। दवाइयाँ क्या करती हैं सर, मैं आपको समझाऊंगी। जब आप किसी भी तरह का कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आपका शुगर लेवल अप हुआ, आपने एक टैबलेट खाई और उस टैबलेट ने क्या किया कि आपके ग्लूकोज को आपके सेल्स के अंदर वापस भेज दिया। जी। उस दवाई ने आपके जो सेल्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस या सेंसिटिविटी है उसको ठीक नहीं किया। वो आप ही कर सकते हैं। अगर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को कंट्रोल करेंगे, आपने अपने आप को फिजिकली एक्टिव करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मसल्स हमारे ग्लूकोज का एक बहुत बड़ा सिंक है। तो अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में सर मेरी ये सलाह रहती है डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटिक्स को कि आप वेलविद का डायवेल एक प्रोडक्ट है, उसे ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करिए। द रीज़न इज़ ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पैनक्रियाज के लिए, जहाँ से इंसुलिन बनता है। ये पैनक्रियाटिक स्ट्रेस को कम करता है। साथ ही साथ ये बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, इंटरनली बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और ऑटोमेटिकली बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है। पीरियड्स इरेगुलेट होना आजकल आम बात है। हर मुझे लगता है 10 में से 6 या 7 महिलाओं को ये है ही है कि उसके पीरियड रेगुलेट नहीं हो पाते, रेगुलर नहीं है। क्यों, उसके पीछे क्या रीज़न, क्या सबसे बड़ा रीज़न क्या है, और आप क्या टिप्स ऐसी या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि उसमें थोड़ा हेल्प मिल सके लड़कियों को? सर इरेगुलर पीरियड से आजकल बहुत सारी फीमेल्स जूझ रही हैं और मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह इस तरह की महिलाओं को रहता है वो ये रहता है कि स्टॉप टेकिंग हार्मोनल पिल्स ब्लाइंडली। आजकल वो 21 दिन वाली जो साइकिल वाली वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, महिलाएं वो लेती हैं। जब 21 दिन बाद वो बंद होती हैं तो उनकी पीरियड्स आ जाते हैं। वो समझते हैं कि ये नॉर्मल पीरियड है, बट ये नॉर्मल पीरियड नहीं है, ये तो हार्मोनल पिल इंड्यूस्ड साइकिल आपको आ गई। जब आप उन पिल्स को लेना बंद करते हैं तो आप उसी स्थिति में वापस पहुंचते हैं
जहां पर आप पहले थे। जी। तो ऐसी महिलाओं को मेरी ये सलाह रहती है कि आप सबसे पहले अपने इरेगुलर पीरियड्स का कारण जानने की कोशिश करिए। क्या आपको थायराइड है, जी। क्या आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, आपका वजन बढ़ तो नहीं रहा, आपका वजन घट तो नहीं रहा। तो अपने रूट पर जाइए कि रूट क्या है मेरे इरेगुलर पीरियड्स का, और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करिए। और ऐसी बहुत सारी होम्योपैथी में भी मेडिसिन्स हैं जो महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स के लिए बहुत हेल्प करती हैं। साथ में ही मैं बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स के बारे में बताती रहती हूँ जो कि पीरियड्स को रेगुलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि वेलविद का फेमवेल पल्प है, जिसमें सी बकथॉर्न है, जिसमें कि अशोका है, जिसमें कि फेन्यूग्रीक सीड्स हैं, शतावरी है, जो कि पीरियड्स को रेगुलराइज करने में महिलाओं के लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है, एक वरदान साबित हो सकता है। ये बिल्कुल नेचुरल है और इसे कम से कम 3 महीने ज़रूर कंज्यूम करिए। ओके, आपने बच्चों के लिए भी आप लोग कंसल्ट करते हैं बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, और आजकल बच्चों की जब बातें आती है तो ऑटिज्म ADHD एक नॉर्मल, जैसे महिलाओं में PCOS PMOS जो आ रहा है, बच्चों में ऑटिज्म और ADHD जो है सबसे ज़्यादा उभर के आ रहा है। आपको क्या लगता है कि बच्चों में ये किस वजह से सबसे ज़्यादा आज के समय में जो है ऑटिज्म और ADHD आ रहा है? सर 90% केसेस जहाँ पे ऑटिज्म या ADHD होता है वहाँ हमें हिस्ट्री मिलती है कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, उसके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत हैप्पी नहीं था। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें यही एक कारण मिल रहा होता है कि कहीं ना कहीं माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रही, न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाया, तो जो पैदा होने वाला बच्चा है वो ऑटिज्म या ADHD का शिकार हुआ। ऐसा होता है? जी सर। ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को आपकी क्या सलाह होगी, उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? सर अगर मैं ADHD या ऑटिज्म के बच्चे जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं उनके पेरेंट्स की बात करूं तो मैं नॉर्मली क्या देखती हूं कि पेरेंट्स में रिजेक्शन रहता है इस चीज़ को लेके, एक्सेप्टेंस नहीं आती कि उनका बच्चा है, उनका बच्चा ADHD या ऑटिज्म से जूझ रहा है। वो एक डिनायल मोड में रहते हैं और डिनायल मोड में रहने की वजह से वो बच्चे को जो इनिशियल ईयर्स में थेरेपीज मिलनी चाहिए, जो हेल्प मिलनी चाहिए, वो नहीं दे रहे होते। तो मेरा यहाँ पे पेरेंट्स को सबसे पहली सलाह ये रहती है कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले एक्सेप्ट करिए कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, ADHD है, उनकी थेरेपीज, उनकी मेडिकेशन टाइम पे स्टार्ट कराइए। उन्हें ऐसे बच्चे जो न्यूरो डाइवर्जेंट नहीं हैं उनसे कंपेयर नहीं करिए। दूसरा, घर का माहौल बहुत शांत रखिए। ऐसे बच्चों को प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद होती है, उन्हें एक फिक्स्ड रूटीन की आदत होती है। घर में शांति रहनी चाहिए, तेज आवाज, चीखना चिल्लाना ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ADHD और ऑटिज्म के बच्चे जब किसी भी तरह की कोई एक अचीवमेंट करते हैं तो पेरेंट्स को उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, इससे बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं। ओके, ऐसा कुछ याद है आपको जिसमें कि अगर इन चीज़ों पर इंसान ध्यान दे तो क्या पॉजिटिव एक बदलाव देखने को मिल सकता है बच्चों में जिनको ADHD या ऑटिज्म हो? सर मैं अपने एक केस के बारे में आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे मेरे पास एक 5 साल का बच्चा आता था। ही वॉज हाइपर, मतलब जिसे कहते हैं हाइपर एक्टिव बच्चा था। उस नॉन वर्बल था, बोल नहीं पाता था 5 साल की उम्र तक, कोई आई कांटेक्ट नहीं करता था और साथ ही साथ उससे सेंसरी मेल्टडाउन्स होते थे, मतलब कि चिड़चिड़ेपन में अपना सर दीवारों पे मारना, गुस्से में चीज़ें तोड़ देना। पेरेंट्स इस चीज़ को लेके, दोनों ही पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थे। तो हमने जब उस बच्चे का पूरा डिटेल लिया, मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री ली और फिर हमने उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। साथ ही साथ पेरेंट्स को ये सलाह दी कि आप बच्चे की जो स्पेशल थेरेपीज़ हैं उन्हें भी साथ साथ कंटिन्यू करिए। तो सर 6 मंथ्स के बाद मुझे याद है वो बच्चा मेरे क्लिनिक पर आया, उसने मेरे टेबल पे रखी हुई टॉफ़ी देखी, मेरे आंखों में आंखें डाल के बोला मैम ये मुझे चाहिए। तो वो एक अचीवमेंट थी सर, क्योंकि वो बच्चा नॉन वर्बल था, वो बच्चा आई कांटेक्ट करता ही नहीं था। वो बोला बच्चा? हाँ जी सर। अच्छा। वो बच्चा बोला कि मैम मुझे ये चाहिए। और जो मदर थी उनकी आंखों में आंसू थे। मेरे लिए ये मेडल था सर। होना भी चाहिए, जो बोल नहीं रहा था, जो आंख से आंखें नहीं मिला रहा था, वो इतना इम्प्रूवमेंट है। विदिन 6 मंथ्स सर उस बच्चे ने बोलना शुरू किया, आई कांटेक्ट स्टार्ट किया। आज भी मैं उस बच्चे के पेरेंट्स के साथ टच में हूँ। वो स्पेशल स्कूल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है।
अरे वाह मैम, नाइस। क्या ऐसे सवाल है जो अक्सर लोग आपसे सबसे ज़्यादा पूछने वाले सवाल क्या आते हैं आपके पास पेरेंट्स के, बच्चों के रिगार्डिंग? सर अगर हम बात करें पेरेंट्स, तरह तरह के सवाल होते हैं। कई बार डाइट को लेके होते हैं, कई बार होते हैं कि बच्चा कंसंट्रेशन नहीं दिखा रहा है पढ़ाई में, कई बारी बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है तो हमें क्या करना चाहिए। तो अलग अलग तरह के सवाल रहते हैं। आजकल बच्चों की इम्यूनिटी जैसे बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड रहती है, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, खांसी जुकाम ब्रोंकाइटिस, तो इनसे रिलेटेड सवाल नॉर्मली बच्चों के रहते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से होम्योपैथी उनको इस तरह की चीज़ों से बाहर निकाल सकती है। ओके। कुछ लोगों में, खास करके हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, इसमें एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को रिजल्ट इंस्टेंट चाहिए। आज मैं डॉक्टर के पास गया तो कल तक मेरे को आराम चाहिए। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहती है? सर एक्चुअली आजकल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है। 10 मिनट में डिलीवरी, 2 मिनट में नूडल्स। तो लोग कहीं ना कहीं, मैं समझती हूँ, हेल्थ को लेके भी यही चाहते हैं कि बस हम 10 साल की प्रॉब्लम 10 दिन में सॉल्व कर लें। तो ये प्रैक्टिकली सर देखिए पॉसिबल नहीं है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये ज़रूर लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आप जब भी इंस्टेंट रिजल्ट देखते हैं, तो जो इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली मेडिसिन्स होती हैं वो या तो स्टीरॉइड्स होते हैं या हैवी पेन किलर्स होते हैं। वो एक समय के लिए तो आपकी बीमारी को दबा देते हैं, पर जब आप उन्हें छोड़ते हैं तो वो बीमारी बड़ी होकर बाहर निकलती है। तो शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। शॉर्टकट्स आपकी हेल्थ के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चल सकते। आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करिए। अगर आप अपनी बॉडी को हीलिंग का टाइम देंगे तो आपकी बॉडी नेचुरली भी बहुत अच्छे से हील हो सकती है। वो कहते हैं ना सर, नेचर नेवर हरीज येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। यानी कि प्रकृति जल्दीबाजी नहीं करती कभी भी, पर फिर भी हर काम समय पर करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जल्दबाजी हम हेल्थ के मामलों में ना करें। ओके। थोड़ा होम्योपैथी के बारे में 1-2 सवाल है और मुझे लगता है सबको जानना चाहिए। कुछ लोगों में ये है कि होम्योपैथी को आजकल उतना एक एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा जितना कि एलोपैथी को मिलता है, ठीक है। तो आप, अगर मैं कहूँ कि अगर आप एक छोटे बच्चे को, एक 15-20 साल के बच्चे को अगर होम्योपैथी को समझना हो आसान भाषा में, तो आप कैसे समझाएंगे? सर बिल्कुल 15 साल के बच्चे को जेनजीज वाली लैंग्वेज में ही समझाना पड़ेगा। आजकल बच्चे इसी लैंग्वेज को समझ पाते हैं। तो सर बहुत सिंपल है कि हमारी जो बॉडी के अंदर का एक डिफेंस मैकेनिज्म है, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। मैं इस तरह से समझाऊंगी कि हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो इम्यून सिस्टम है, और हमारी बॉडी जो है वो एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है सर। अब कोई भी वायरस बाहर से आया तो जो हमारी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यानी कि हमारी बॉडी है, वो कमजोर हो गई, वो बग्स को पहचान नहीं पा रही। अब इस केस में एलोपैथी क्या करेगी? आप गोली लेंगे, वो उस वायरस को खत्म कर देगी, बट आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुस्त का सुस्त ही रहा, यानी कि आपकी बॉडी सुस्त की सुस्त ही रही और वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करती। यहाँ पे होम्योपैथिक दवाइयाँ एक कोडिंग की तरह काम करती हैं। आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को जाकर हिंट देती हैं कि अपने आप को अपग्रेड करो, इस वायरस को खत्म करो, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है। तो सर होम्योपैथी का यही रोल है कि वो हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उसे एक्टिवेट करती है, उसे बोलती है कि लड़ो भाई, इस वायरस को, इस बैक्टीरिया को खत्म करो। मोटिवेट करती है, मोटिवेट करती है सर। आपकी बॉडी के अंदर ही वो हीलिंग पावर है। हमारी मेडिसिन जाकर एज अ कोडिंग, मैंने आपको बताया, उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को एक हिंट देती हैं कि भाई अपने आप को अपग्रेड करो, इस वायरस को डिलीट करो और अपनी बॉडी की हार्मनी को मेंटेन करो। तो होम्योपैथी ये है। बहुत लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी एक प्लेसबो है, क्या जवाब देना चाहेंगे? सच में है? सर बिल्कुल भी नहीं। प्लासिबो इफेक्ट को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पीछे भी होम्योपैथी में रही हैं। मैं इसको कम्प्लीटली इस पॉडकास्ट के माध्यम से डिनाई करना चाहती हूँ और मैं इसके लिए कुछ साइंटिफिकली बेस्ड चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। सर अब आज की डेट में कुछ लोगों का ये मानना है कि आपने होम्योपैथिक दवाई ली तो उसका प्लासिबो इफेक्ट आया आपके माइंड में, साइकोलॉजी में, और इसीलिए आप ठीक हो गए। सर हमारे पास 4 दिन का छोटा बच्चा आता है क्लिनिक पर, उसको पेट दर्द हो रहा है, कॉलिक हो रहा है या उसको खांसी हो रही है, हमने उसे होम्योपैथिक दवाई दी, वो ठीक हो गया। उसको कहाँ से प्लासिबो साइकोलॉजी समझ आया? नहीं आया। सिमिलरली
ऐसा ही हम लोग सर एनिमल्स पे भी बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं। एनिमल्स को क्या इन प्लासिबो साइकोलॉजी के बारे में पता है? वो भी खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और आज की डेट में जो मॉडर्न रिसर्च है सर, वो ये प्रूफ करती है कि होम्योपैथी नैनो फार्माकोलॉजी पे काम करती है, और इतना डाइल्यूट होने के बाद भी जो मेन प्रोडक्ट है उसके नैनो पार्टिकल्स हमारी मेडिसिन में होते हैं, और जब हम वो देते हैं तो वो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो ये प्लासिबो है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे हम लोग एंडलेस साइंटिफिक बेस्ड रिसर्चेस हैं हमारे पास, जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये एक प्लासिबोपैथी नहीं है। ओके, आप डॉक्टर के साथ साथ एक हेल्थ कंटेंट क्रिएटर भी है, और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक हेल्थ की जो जानकारी, अवेयरनेस है वो पहुंचाती है। एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए हेल्थ कंटेंट क्रिएटर आपकी क्या जिम्मेदारी है कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट डालती है, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है जो ज़रूरी है? सर आजकल अगर सोशल मीडिया देखें तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डॉक्टर्स बने घूम रहे हैं लोग, जो कि किसी भी तरह की सलाह देते हैं। सर एज अ क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर, एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मैं समझती हूँ मेरी ये ड्यूटी है कि मेरी किसी भी सलाह से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी की भी जान को जोखिम नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी सर जब भी सोशल मीडिया पे कुछ शेयर करती हूँ तो मैं कभी भी इस तरह के चीज़ें शेयर नहीं करती कि ये ड्रॉप लीजिए और 3 दिन में आपकी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाएगी, जी। या आप ये दवाई लीजिए और आप 10 दिन में 15 किलो वज़न कम कर लेंगे। तो सर जस्ट क्योंकि हमें कुछ लाइक्स और व्यूज़ चाहिए, तो मैं इस तरह का कोई भी नेगेटिव कंटेंट शेयर करने में बिलीव नहीं करती। आई बिलीव इन ट्रुथ ओवर ट्रेंड्स, और एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से सही जानकारी पहुंचाएं, और साथ ही साथ लोगों को ये भी समझाएं कि सोशल मीडिया सिर्फ जानकारी के लिए है, वो डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता, डॉक्टर की सलाह को रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, एक ऐसा नियम हेल्थ से जुड़ा हुआ, एक ऐसा रूल्स जो हर इंसान को फॉलो करना ज़रूरी है, खास करके कंटेंट क्रिएटर को जो हेल्थ पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्या होना चाहिए? सर मैं बहुत सारे लोगों को आजकल इमोशनल ओवर ईटिंग करते हुए देखती हूँ। स्ट्रेस में है, कुछ काम नहीं है, चलो कुछ खा लेते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं खा रहे होते, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं। तो एक तो वो ज़रूर बंद करें। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं एडवाइस सबको देती हूँ कि ईट विद हंगर, मूव विद जॉय एंड स्लीप विद पीस। यानी कि जब भूख लगे तब खाइए, अपनी बॉडी को खुशी से हिलाइए, मूव करिए और रात को चैन की नींद लीजिए। अगर आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। आजकल मैम गर्मी बहुत ज़्यादा है, और आजकल जब भी हम धूप में निकलते हैं तो हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, ऐसी ब्लैक सी हमारी स्किन्स वगैरह हो जाती है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर क्योंकि धूप में यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज हमारी स्किन को डैमेज कर सकती हैं, वो हमारी स्किन में सेंसिटिविटी क्रिएट कर सकती हैं, पिगमेंटेशन यानी कि झाइयाँ ला सकती हैं, रिंकल्स को बढ़ा सकती हैं। तो मेरी सबको ये सलाह रहती है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, आप अच्छा सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। वेलविद सनस्क्रीन बहुत ही अच्छा है, उसमें आपके ओमेगा 369 के साथ साथ ओमेगा 7 फैटी एसिड भी है, और ओमेगा 7 फैटी एसिड को हम ब्यूटी ओमेगा भी कहते हैं, उसमें वो अवेलेबल है और भरपूर मात्रा में है। और ये आपकी स्किन में एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, आपकी स्किन को सनबर्न से, आपकी स्किन को पिगमेंटेशन से, रिंकल से बचा कर रखता है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलें, आप वेलविद सनस्क्रीन ज़रूर लगा के जाएं। साथ ही साथ वेलविद सनस्क्रीन में सी बकथॉर्न भी है, जो कि फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच है, और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अक्सर मैम कुछ महिलाओं के या पुरुषों के भी चेहरे पे बहुत कुछ निशान हो जाते हैं, पिंपल्स के निशान हो जाते हैं, डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स के निशान हैं, किसी भी तरह का स्कार है, अंडर सर्कल्स हैं, तो सबसे पहले तो अपने डाइट में न्यूट्रिएंट्स को इम्प्रूव करिए। दूसरा
आप वेलविद सी बकथॉर्न नरिशिंग ऑयल यूज़ करिए। आप इसे अपने चेहरे पर रात को सोने से पहले रेगुलरली लगाइए। इसमें सी बकथॉर्न के साथ ओमेगा 369 है और ओमेगा 7 फैटी एसिड है, जो कि ब्यूटी ओमेगा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके स्कार्स को, आपके डार्क सर्कल्स को धीरे धीरे लाइट करता है। इसे मिनिमम 3 मंथ्स तक रात को सोने से पहले ज़रूर लगाइए। बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को आपके पास में लेकर आते हैं और बच्चों में एक जिद होती है चॉकलेट खाने की, ठीक है। डोनट्स क्या होते हैं मैम? डोनट्स। हाँ, डोनट्स होते हैं वो खाने की। उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, चॉकलेट में भी शुगर बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल, जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो इस तरह की जो शुगरीज आइटम्स है बच्चों के लिए, उनको किस चीज़ से रिप्लेस कर सके? सर, ऐसे पेरेंट्स को मैं हमेशा ये सलाह देती हूँ कि रिफाइंड शुगर्स देने से अच्छा है कि बच्चों को नेचुरल शुगर्स किसी फॉर्म में दी जाएं। इसके लिए वेलविद की सी बकथॉर्न गमीज आती हैं, जो आप 5 साल से बड़े बच्चों को दे सकते हैं। अब मैं इसके फ़ायदों के बारे में बताती हूँ सर। सबसे पहला, इसमें नेचुरल शुगर है, किसी भी तरह का आर्टिफिशियल रिफाइंड शुगर यूज़ नहीं किया गया है। साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स में रिच है, जो कि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा, इसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9 है, जो अगेन बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की ब्लड वेसल्स, बच्चों की आर्टरीज और बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वेलविद सी बकथॉर्न गमीज़ ऐसे बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। पेरेंट्स के लिए ये बहुत आसान हो गया कि आज की डेट में बच्चे जो कि चॉकलेट्स की या डोनट्स की क्रेविंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप उन्हें ये गमीज़ दें तो उनकी जितनी भी क्रेविंग्स हैं वो नेचुरल शुगर के माध्यम से पूरी हो सकती हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। और काफ़ी अच्छा लगा, खास करके वो महिला जिनको PCS, PMOS, जो कि अब PCOD से PMOS हो गया। यस सर। हाँ, तो उन महिलाओं के लिए जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ADHD, ऑटिज़म से बचाना चाहते हैं, या वो लोग जो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना चाहते हैं, मोटापा, शुगर जैसी बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, मैम ने आपको इस पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपका बच्चा जो है छोटा है, वो कैंडीज़ की जिद करता है, चॉकलेट की जो है जिद करता है, केक्स जो आते हैं जिसमें शुगर बहुत भरपूर मात्रा में होता है उसकी जिद करते हैं, तो सी बकथॉर्न की जो गमीज़ है, जो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए है, वो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उसमें जैसे कि मैम ने बोला, बहुत सारे उसमें ओमेगाज होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जो कि उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, माइंड डेवलपमेंट के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। तो ये भी आप कर सकते हैं। और ख़ास करके अगर आपको हाई BP है, या फिर आपको जो है हार्ट प्रॉब्लम्स आपको होती है, स्किन के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो वेलविद आपको इन सभी तरह की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाता है, जो कि 100% सी बकथॉर्न से बने हुए होते हैं, पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं, उनको भी आप अपनी डाइट में या फिर अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं, जो कि आपको एक ओवरऑल ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपका पॉडकास्ट? कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर मैम से आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।